मैं देख रहा हूं जहां इतनी गर्मी है और दोपहर का वो समय है जिस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तापमान होता है। हमारा पंडाल भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अलीगढ़ वाले न केवल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया जीत करके गए। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें, 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है, भाईचारा का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, जहां हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है, जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है, हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के
अन्न पैदा कर रहा था, तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हमें आपको पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने का भी काम किया। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे। हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीलें लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे। हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही सरकार है जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी आप लोग गेहूं काट करके गेहूं बाजार ले गए होंगे। क्या सरकार ने आपकी लागत और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, क्या लाभ मिल गया किसानों को? लागत के हिसाब से क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जिस सरकार में पिछले 10 साल में जो सरकारी आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, गरीबी के कारण और हमारे किसान अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास? जहां किसान दुखी है, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा, मेहनत करके, पढ़ाई लिख करके, अच्छी कोचिंग करके जब वो नौकरी पे गया, परीक्षा लिखी, लेकिन सरकार में पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और पुलिस भर्ती को लेकर के जब हमारे नौजवान तैयारी कर करके गए, उन्हें लगा कि उनका भविष्य बन जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने पूरा इंतजाम किया सुरक्षा का, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था, सरकार घबरा गई। अगर लाखों नौजवानों को 100 में से 100 नंबर मिल गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए, तो कैसे नौजवानों को नौकरी देंगे? इस घबराहट के कारण वो नौजवान चाहता था कि परीक्षा कैंसिल हो। इनका पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई। सोचिए नौजवान साथियों, आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। बताओ, 1/3 जीवन इस सरकार में बर्बाद हो गया आपका कि नहीं बर्बाद हो गया? आपका जीवन से खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा तो ये सरकार कर रही है। इनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की, और अगर नीयत नौकरी की होती तो बताओ, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करती है सरकार। ये अग्निवीर व्यवस्था क्या है? आधी अधूरी है नौकरी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान पक्की नौकरी चाहता है और पक्की नौकरी कर करके देश की रक्षा करना चाहता है, वर्दी पहन करके सम्मान के साथ जीना चाहता है। लेकिन ये सरकार अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला करके हमारे नौजवानों का भविष्य छीनने का काम कर रही है। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है, हमारे नौजवानों ने जो खोया है, केवल खोई नहीं है नौकरी। मैंने पहले भी कहा, 1/3 जीवन बर्बाद किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी, पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। ये हमारे नौजवान और किसान जब ठान लें, अगर किसान और नौजवान ठान लें
तो बताओ ये सरकार कैसे बचेगी? क्या सरकार बच पाएगी? याद कीजिए, जब पहली बार अलीगढ़ में समाजवादी सरकार में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और ऐसे लैपटॉप दिए कि आज 7 साल बाद भी जिसके घर परिवार में होगा वो अगर चलाता होगा तो बताओ हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? 7 साल बाद भी चल रहा है। और मैं अभी कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और बिल गेट्स वापस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका के जो उद्योगपति आए थे उन्होंने कहा कि अगर हमें डिजिटल डिवाइड के लिए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा उसमें हम भारत सरकार का सहयोग करेंगे। और जब मैंने वो खबर पढ़ी और उसके बाद हमारे किसी साथी ने बताया कि जो लैपटॉप आपने बांटा, आज अमेरिका में कई स्टेट में, कई शहरों में लैपटॉप बांटा जा रहा है। सोचो, समाजवादियों ने 7 साल पहले बांटा था और आज अमेरिका में भी बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को, उनके भविष्य को बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। उसकी भी नकल की, इस सरकार ने नकल कर ली उसकी भी। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने इतना छोटा दे दिया कुछ, और उंगली घिसते रहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको याद होगा यहां पर बिजली का कारखाना सबसे बड़ा किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, हम लोग तो नाम भी ले लेते हैं। जब यहां पर बीजेपी के लोग आए तो मुझे लगा कि इस बिजली के कारखाने का नाम लिया जाएगा और समाजवादियों को धन्यवाद दिया जाएगा, लेकिन न नाम लिया न धन्यवाद दिया। हमें खुशी है इस बात की, जो समाजवादी सरकार में बिजली का कारखाना लगा था, न केवल उत्तर प्रदेश में आम लोगों को बिजली दे रहा है, वो जो कारखाना लगा है न जाने हजारों नौजवानों को और मिलकर के कुल मिलाकर के हजारों लोगों को नौकरी मिली है, और जो आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगर सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनाने का और बिजली कारखाने का लगाने का अगर किसी ने फैसला लिया था तो समाजवादियों ने लिया। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली ज्यादा बन रही है और ज्यादा मिल रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, बिजली महंगी कर दी और मीटर लगा दिए। इनके 2 नंबर वाले नेता एक दिन भाषण में दे रहे थे, आप गूगल करके देख लेना। उन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। क्या बताओ फ्री बिजली मिल रही है कहीं? ये आप पार्टी वाले फ्री बिजली दे रहे गरीबों को दिल्ली में कि नहीं दे रहे हैं? और हम लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने हमारे गरीबों से भी मीटर लगा के बिजली वसूलने का काम शुरू कर दिया है।